विशाल रियल एस्टेट से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो सर, हाँ जी आवाज आ रही विशाल, है? कैसे हो? मैं हाँ जी, आ रही है, आ रही है विशाल, हाँ जी कैसे हो? सर, अच्छा हूँ सर, सब अच्छा हूँ सर। पहले तो आपका आज 100th एपिसोड पूरा होने वाला है, उसके लिए हम्म, बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। और हम्म आप इसी तरह से अपना काम कंटिन्यू करते रहिए। हम्म। जी। तो सर आज फिर से मैं ये जो सनातनी है उनकी फिर से कुछ एक दो चीजें खोलने आया हूँ। आपकी हम्म। परमिशन चाहिए बस। चलें जी, खोलें, है ना? हमने आपको पहले अब कोई जैसे, मना किया? जी जी, अब जैसे आपने खुद देखा है, जैसे गुलजार एलिया सर का चैनल है एक में। सर गुलजार एलिया से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सर वो मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें वो एक, अब एक बंदा बेवकूफ है, उसको नहीं नॉलेज है, वो नई रैशनैलिटी है, रैशनैलिटी नाम की उसका चीज नहीं, वो बोल रहा है कि हम पिछले जन्म में ऑक्स थे। तो सर आप ये मत समझिए कि इंडिया में सब लोग ऐसे ही हैं, एटलीस्ट मेरे जैसे लोग तो नहीं है। ठीक है? नहीं, वो हमें पता वो है, ऐसी बात नहीं है, हमें पता है इस बात है की। ना? हाँ, ठीक है। एक बेवकूफ है तो सब नहीं है सर। वो अब ये लोग उसी मतलब उसी मेंटालिटी के साथ पले बड़े। इन्होंने कभी साइंस के, रिलीजन के गटर से कभी बाहर ये लोग निकले हो, तब इन्हें साइंस की रोशनी में तब इन्हें मालूम हो ये सब चीजें। है ना सर? तो आप नहीं नहीं, ऐसा मत हमने समझिए कि सब किसी सब लोग गुलजार ऐसे इंडिया साहब में। ने या अमित ने कभी भी ये नहीं कहा कि जी जो है हाँ इंडिया में सब ऐसे हैं। देखें, आप भी तो है इंडिया ना? से हैं, अमित खुद इंडिया से हैं। जी तो जी। ये आप नहीं कह सकते कि हम ये कह रहे हैं कि सारे इंडियन ऐसे हैं। हमने तो कभी कहा ही नहीं हाँ हाँ, ऐसा, मैं हमें वही पता कह। है। मैं तो बल्कि हम तो खुल के ये बात कहते हैं कि रैशनल लोग इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा होंगे, मगर जाहिर बात है कि हमारा सामना भक्तों से हो रहा है, बस सनातनी से, तो वो एक अलग रैशनैलिटी बात की है। हाँ। रैशनैलिटी की रैशनैलिटी की कमी है तो इंडिया में, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। वो शायद एजुकेशन नहीं दे पाई गवर्नमेंट पिछले 72 सालों में, वो एक रीजन है। ठीक है? हम्म। और अभी तो आप खुद ही जानते हैं जो नेशनलिज्म जो पिछले 7 साल में जो राइज हुआ है, इनको बेवकूफों को 21वीं सदी के मॉडर्न वर्ल्ड में नेशनलिज्म का भूत सवार हुआ है। और नेशनलिज्म का एक ही सर मतलब जो उसकी एंडिंग होती है वो होती है डिस्ट्रक्शन। आप हम्म खुद ही जानते हैं, यूरोप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम्म है ना? तो हाँ सर, मैं ये बताने आया था। अब सर ये जितने भी जो वैदिक लोग हैं या जो हिंदू के मतलब सनातनी जो भी हैं, ये हर जगह जाएंगे। मैं भी अपर कास्ट हिंदू से ही हूँ सर। अमित हम्म तिवारी अपर कास्ट हिंदू से हैं। ये हम्म मतलब और हम लोग इन्हीं की बकवास सुनते हैं, हर चैनल पे जाएंगे क्या कहेंगे कि हम तो क्या कहते हैं, हमारा तो जो फिलॉसफी है वो तो मतलब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। अब आप सर हम्म। बताइए, फिलॉसफी कभी यूनिवर्सल हो सकती है? नहीं साइंस के थ्योरीज यूनिवर्सल हो सकती है, फिलॉसफी नहीं, कभी यूनिवर्सल नहीं हो सकती है। फिलोसफी तो मैं गलत देखें, कह रहा हूँ सर? एरिस्टोटल, प्लूटो 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 और जी। हाँ सोक्रेटिस तीनों की डिफरेंट डिफरेंट है, और तीनों का इख्तलाफ है। कोई दो फिलोसफर ऐसे नहीं है दुनिया हाँ। में जो एक दूसरे से एग्री करते हैं। कोई भी दो, मैं क्योंकि आपको चैलेंज फिलॉस देता हूं कि दो फिलोसफर ऐसे जो कि मैं कहता हूं 50% बातों पर भी एग्री करते हो, नहीं करते, नहीं आपने करते। जुमला बड़ा बिल्कुल नहीं प्यारा सर, बोला है। फिलॉस आपका जुमला बड़ा जबरदस्त जुमला है कि फिलॉसफी यूनिवर्सल नहीं हो सकती। जबरदस्त, क्या थॉट है आपका ये। हम्म जी नहीं सर, क्योंकि देखिए देखिए, रिलीजन भी फिलॉसफी है। अब हम्म इंडिक रिलीजन्स में रिकारनेशन का कॉन्सेप्ट है, एब्राहमिक फेथ्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हेवन हेल का कॉन्सेप्ट है। तो अब ये लोग उसी में लड़ते हैं कि भाई हम लोगों को तो इतने सारे मतलब 84 लाख हम लोगों के जन्म होने कॉन्सेप्ट है इनका, हम्म मतलब ये हिंदू हम्म रिलीजन में कि हम पिछले जन्म में ये थे, जैसे वो भाई साहब बोल के गए थे। ठीक है? जी। तो फिलॉसफी कभी रिइंकार्नेशन की यूनिवर्सल जगह नहीं हो बैल बोला सकती करें है। कि बैल का कॉन्सेप्ट रिप्लेस कर दें रिइंकार्नेशन को बैल। अरे सर, अब सर क्या, अब क्या मैं उससे डिस्कस करूं? मैं उसमें डिस्कस करना ही नहीं चाहता। अब उनकी सोच है वैसी, अब नहीं निकले वो कभी, नहीं वो कभी साइंस की लाइट में आ पाए तो वो हम्म। उनकी गलती, उन्होंने कभी रिलीजन से बाहर ही नहीं निकले, वो उनका फॉल्ट है। तो मैं यही कह रहा था कि फिलोसफी यूनिवर्सल नहीं हो सकती। ये हर, अब आप बताइए, अब जो टुंड्रा रीजन, इनकी फिलोसफी के हिसाब से हर लोगों को वेजिटेरियन होना चाहिए। अब जो टुंड्रा रीजन में लोग रहते हैं वो कभी हाँ, सर इनकी फिलोसफी के अकॉर्डिंग चले वो तो मर जाएंगे फिर, मर जो जाएंगे, एस्किमोज होते हैं। एग्जैक्टली। हम्म है ना? और हम्म जो ये जो आइलैंड्स में जो ट्राइबल लोग रहते हैं, ये जो जिन्होंने अपने आप को मॉडर्न सिविलाइजेशन से हमेशा से दूर रखा है, जो आइलैंड्स में रहते नहीं है सर, वो मतलब हाँ हाँ हाँ, नंगे पुंगे, हाँ। सेंटिनल वो अगर सेंटिनल इनके आइलैंड साथ, वाले। हाँ, हाँ
हाँ, सेंटिनल आइलैंड में बहुत से आइलैंड्स में रहते हैं, और वहां पे तो क्रिश्चियन मिशनरियों को कितना, एक जिम एलियट हो चाहे वो यहाँ पे एक सेंटिनल आइलैंड में कोई एक गया था, उसको उसी को ही निपटा दिया था, वो गया था बताने कि जीसस इज द गॉड। ये लोग वहां जाके बोले ये सब कि वेद को एक्सेप्ट करो, तब हम समझे, है ना। तो ये जो बोलते हैं ना कंप्लीट ह्यूमैनिटी के लिए, टोटल बंडलबाजी की बातें, बकवास है। ये सिर्फ लोकल, सिर्फ इंडिया वालों के लिए हो सकती है, ये ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए नहीं हो सकती है। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। ये जो लोग मतलब बताते हैं रहते हैं जाके पूरी इंसानियत के लिए, पूरी ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए है, कुछ नहीं हो सकता है ये। और मैं एक और आपको चीज बताता हूँ, ये कितना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ, इतना झूठ कि सुबह झूठ, शाम झूठ, टीवी पे आएंगे, न्यूज चैनल पे आएंगे तो झूठ बोलेंगे। 100 में 100 झूठ बोलते हैं सर ये, ठीक है। एक एक मैंने आपका एक शो, एक मैं आपका देख रहा था लाइव, उसमें कोई एक, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन भाई साहब का, उन्होंने क्या कहा था कि मतलब वो डार्विन्स डाउट को डिफेंड करने आए, मतलब उसके बोलने आए थे कि, और फिर आपसे क्या कह रहे थे कि अब्राहमिक अप्रोच से बात मत करिए, है ना। और अब देखिए, आप हिपोक्रेसी की देखिए, एक तरफ बोल रहे कि अब्राहमिक अप्रोच से बात मत करिए, दूसरी तरफ रेफरेंस भी उसी शख्स का दे रहे हैं जो ऑलरेडी अब्राहमिक बैकग्राउंड से आता है। बस यही तो बात है ना। कौन से कई कई लोग इधर आते हैं, वो कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मैं जी ये हूँ वो हूँ, आखिर पे पता चलता है कि वही रिलीजियस डॉगमेटिज्म उधर का उधर ही है, उससे नहीं निकल पाए। उन लोगों से बेहतर वो 10वीं पास लोग हैं जिनको बातों की समझ आती है, जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल को समझते हैं। ये डिफरेंस है सबसे बड़ा। और हाँ सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भाईजान, आप अपनी बात जबरदस्त करते रहेगा, मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा। आप हमारे माइंड के हैं, रैशनल हैं। जो हमारे पास ऐसे कॉलर्स आते हैं वो ज्यादा नहीं है, वो रिपीटेड कॉलर्स हैं, जो अपने सनातनी मंजन जो है, जैसे नीरज आत्री को मैंने देखा है, वो कभी डिबेट में नहीं पढ़ते हैं, वो हालांकि फिजिक्स के टीचर हैं, बट ही नेवर डेयर। मेरा आपसे सवाल है, मैं पाकिस्तान का ज्यादा जानता हूँ, जो ऐसे आते हैं सनातनी मंजन वाले चूरन बेचते हैं, वो कितना इंडिया में हैं? बस क्योंकि मुझे रिपीटेड कॉलर्स आते हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं ऐसे। सर मतलब इंडिया, मतलब क्या फॉरेन में बैठ के भी ये लोग ऐसा करते हैं? जो डॉगमा में आते हैं हमारे पास, वो ऐसे कितने मिलेंगे इंडिया में? जिनको लोगों का आप पर्सनली जानते हैं, उनमें कितने डॉगमेटिक हैं? बहुत सर, मैं तो सर अमित तिवारी से पूछिए, सर मुझसे पूछे, मैं तो सर इन्हीं लोगों के साथ पला बड़ा हूं ना, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी वालों के साथ में। अब आरएसएस क्या है? आरएसएस अथॉरिटेरियन है, फैशिस्ट है, ठीक है। जो इनके फाउंडिंग फादर्स थे, एमएस गोलवरकर और गुरु गोलवरकर जी जो थे, उनकी सर आप 2 किताबें पढ़ लीजिए, बंच ऑफ थॉट्स एंड वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड। ये 1925 में ये स्टैब्लिश हुआ है, पूरा ये मुसोलिनी की फैसिस्ट आर्मी का पूरा कॉन्सेप्ट है ये। उनकी आप किताब पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने ऐसी 21st सेंचुरी में आदमी कैसे ऐसे सोच सकता है सर, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने उसमें सर लिखी हैं जो जो झकझोर देती हैं अंदर से, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं हो सकती 21st सेंचुरी में कि क्या यार, कैसी बातें कर रहा है यार, पूरा ये तो एकदम मतलब एक वेस को लेके चल रहे हैं, वो जो हिटलर का करता था वो। तो इनकी ये सब उसी माइंडसेट को मानने वाले हैं, ये दुनिया के सबसे नार्सिसिस्ट लोगों में से एक है ये मैंने अमीना सरदार के चैनल पे भी जाके कहा था, ये इतने नार्सिसिस्ट हैं, इतने ज्यादा ये नार्सिसिस्ट हैं, ये क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया खराब है, पूरी दुनिया नीच है, गंदी है, बस हम सुप्रीम बॉस हैं, हम सबसे अच्छे हैं। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, मैं इस चीज को मतलब मुझे मतलब मेरी लड़ाई हो जाती है कोई मुझसे अगर आके कहता है, कहते हैं प्राउड करो, प्राउड करो। अरे किस बात पे प्राउड करें, किस बात पे प्राउड करें? मैं मुझसे जब आके कोई बहस करता है, इन्हें जो सर हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे देश के रियल साइंटिस्ट हैं, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, वो ये लोग कभी उनका नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनका वहां पे वैदिक का एजेंडा फिक्स नहीं बैठता है। सत्येंद्र नाथ बोस तो सर मतलब बोस के मतलब आइंस्टीन के साथ उनका कोलैबोरेशन था, बोस आइंस्टीन थ्योरी ऑफ कंडेंसेट आपने पढ़ी होगी। बिल्कुल कंडेंसेट तो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ क्योंकि रिसेंटली अब तो उनको एम्पिरिकली भी कंफर्म हो गई ये सारी बातें जो बोस ने कही थी। जी एलिमेंट्री पार्टिकल हिग्स बोसॉन इज नेम्ड आफ्टर इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको सर, आपकी लाइव स्ट्रीम पे सर 10 सनातनियों को यहाँ पे बुलाइए, अगर कोई बता दे कि क्या कहते हैं कि उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, तो आप जो कहे वो मैं हार जाऊं।
कोई नहीं जानते इनके बारे में। ये किसके बारे में जानते हैं? वो जो लंगोटेधारी होते थे, जो घूमते रहते थे इधर से उधर। यानी ये दो साइंटिस्ट थे ना, मतलब एक पीटर हिग्स और ये बोस जो थे, इसलिए उसका नाम हिग्स सत्येंद्रनाथ बोसॉन। बोस। हाँ, हाँ, हिग्स बोसॉन बोसॉन जो इसलिए नाम है नाम ना, है, बोस, हाँ बोसॉन उनकी वजह हाँ, से। बोसॉन जो है और वो बोसॉन इंडियन सिर्फ साइंटिस्ट के नेम पे सिर्फ आता हिग्स था। ही बोसॉन नहीं है, बोसॉन और भी कई किस्म के हैं। हाँ, ठीक है, बोसॉन हाँ जी, अकेला हिग्स ही नहीं है, ये बोसॉन्स को ये थ्योराइज हाँ, करने वाले जो थे वो बोस थे। ठीक है, हाँ। जी जी, हाँ वही सर। और जब सीवी रमन, मैंने बीएससी में पढ़ा, उनकी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रमन इफेक्ट की थ्योरी थी, पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हम इस चीज को प्राउड करते हैं। सबसे पहले पेड़ों में फीलिंग्स, जो जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट भी नहीं थे, इन्वेंटर भी थे, वो क्रिस्टोग्राफ इन्वेंट किया था उन्होंने। इस चीज पे हम लोग प्राउड करते हैं। ये हम इस चीज पे प्राउड नहीं करते हैं कि भैया हम हिंदू थे, हम 3000 साल पहले ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अरे भैया 20-25 लाख साल पहले और चले जाओ, जब अफ्रीका के पेड़ों के दरख्तों से लटकते थे, आप उस पर भी प्राउड करें क्या? ये मतलब यही चीज है जो सबसे, मुझे नेशनलिज्म सबसे घटिया मतलब आइडियोलॉजी लगती है। ये नेशनलिज्म सबसे खतरनाक चीज होती है मेरे हिसाब से। ये नेशनलिज्म को आप कपड़े को निचोड़ोगे तो 60 लाख ज्यूस का आपको खून निकलेगा, दिखेगा उसमें। ठीक है। और एक और लास्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, ये सर आपको कभी नहीं बताएंगे। जैसे अब्राहमिक फेथ्स में क्या होता है कि जो नॉन मुस्लिम होता है, नॉन मुस्लिम को काफिर बोला जाता है। नॉन क्रिश्चियंस को क्या बोलते हैं? लीथन बोलते हैं शायद, जो नॉन क्रिश्चियन है। हीदन नहीं, ईथन नॉन की लीथन, क्रिश्चियंस को ईथन। हीदन्स ही बोलते हैं वो। हाँ, पेगन्स पेगन्स हीदन्स। हाँ। हाँ, हाँ। और ये जो आर्य समाजी हैं, ये भी जो कहते हैं ना कि हम डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है सर, दोनों बराबर हैं, दोनों की सेम है, दोनों जबरदस्त डॉगमेटिक है। ये लोग पता है क्या बोलते हैं? ये लोग मलेच्छ बोलते हैं फॉरेनर्स को, नॉन हिंदूज को, जो वेदों को नहीं मानता हो। अच्छा। हाँ, ये बताइए, ये आपको बात मालूम थी आपको? ये बात मैंने सुनी हुई है पहले, मगर मेरे जहन में नहीं थी। नहीं, ये किसी ने बताई थी आपको? मेरा ख्याल है किसी नहीं किसी बताएंगे, डॉक्यूमेंट्री में, किसी डॉक्यूमेंट्री में मैंने यूट्यूब पे देखा है, मुझे जहां तक याद है। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आप हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़िए एक बार, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कितनी गंद भरी पड़ी है इसमें। स्पेशली द लॉज ऑफ मनु जरूर पढ़िएगा, जो द लॉज ऑफ आपको मनु है, जैसे द लॉज आपको ऑफ मजे की अरिया बात है। बताऊं, मैं आजकल दोबारा कैलकुलस को रिवाइज कर रहा हूँ। बस क्योंकि मैंने हाँ, कुछ क्वांटम मैकेनिक्स में एक दो नई चीजें पढ़ी, और अब उनके ऊपर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि साइंस में क्वांटम मैकेनिक्स मेरी एक वीक वो है, मुझे इतना नहीं पता उसके बारे में, तो इसलिए मैं कैलकुलस दोबारा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर जरा जिरा कर ली है दोबारा से, तो मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है इतना। ठीक है, नहीं नहीं, मतलब मैंने एक अपनी ओपिनियन रखा था, हाँ बाकी जो बिल्कुल। मैं देखें, ये इसके लिए हम आप लोगों पर रिलाय करेंगे। मैं इसीलिए अमित बिल्कुल तिवारी को मैं बिल्कुल सर। कहता हूँ हमेशा कि आपका चैनल बहुत जरूरी है। मैं सुपर्णा भट्टाचार्य को कहता हूँ, आपको भी नहीं मैं सर, कहूंगा कि आप करें जी काम, आप लोग भी शुरू करेगा। ठीक है, हाँ सर, ये बिल्कुल सर, मेरे को अगर खुद नीरज यात्री जैसे MS, लोग और आगे पीछे और हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, लोगों को डॉगमेटिक बना रहे हैं, तो आई थिंक कि आप जैसे लोग भी सामने आने चाहिए, सर जो कि हाँ। सर नीरज यात्री की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, मैं पर्सनली मिल चुका हूँ उनसे शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा। मुझे नहीं मालूम था कि सर इनका पूरी रिस्पेक्ट उन्होंने खो दी सर। सही में मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था उनकी सर। वो मतलब फिजिक्स के जो, मतलब वो फिजिक्स के प्रोफेसर है, और फिजिक्स वन ऑफ माय फेवरेट है सर। मुझे नहीं मालूम था कि सर ये यार, ये तो एकदम उस पे एकदम हेटरेट मॉन्गर बन गए हैं यार। ये पूरी रिस्पेक्ट उन्होंने खो दी सर। अब बिल्कुल आई डोंट रिस्पेक्ट दैट गाय यार, सिंगल पर्सन भी मैं नहीं करता मैं, बिल्कुल भी। और इनका क्या, ये उपनिषद वर्णन हाइजेनबर्ग की एक कोट क्या इन्होंने उठा लिया, उसको ले लेके ये हर जगह ढोल पीटते रहते हैं सोशल मीडिया में, क्वांटम फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स। अरे क्वांटम फिजिक्स का क्यों भी इनको नहीं पता है? बाल आदमियों के सफेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्वांटम फिजिक्स होती क्या है। श्रोडिंगर ने खुद ही कहा था ना आइंस्टीन का दिमाग कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्वांटम मैकेनिक्स को समझते हो, तो तुम बिल्कुल भी नहीं समझते। हाँ। और ये आते, ये वेदों से क्वांटम मैकेनिक्स निकाल लगते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए। यार एक साइंटिस्ट कितनी कुर्बानियां देता है, कितनी मतलब सैक्रिफाइस करता है अपने परिवार की, अपने उसकी, तब जाके कोई वो थ्योरी वो डिस्कवर कर पाता है, दुनिया को बताता है कि देखो भाई ऐसा है। और ये लोग कितनी आसानी से आके कह देते हैं कि भाई ये तो हमारे उसमें बहुत लिखा, पहले भी लिखा था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो ये चीज मुझे बहुत खराब लगती है यार, कि आप उनकी मेहनत को डिमीन कर रहे हो, मतलब उनकी मतलब इंसल्ट कर रहे हो, उनकी मतलब जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया, मेहनत किया। ठीक है, आप ये जितने पैर पैंतरेबाजी है ना, ये मेरे साथ नहीं चलेगी। है आप मुझे कन्विंस मिसगाइड नहीं कर पाओगे कि हमने साइंस बता दी थी, हमने पढ़े हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कितनी मतलब है। जो साइंटिस्ट, जो हमारे रियल देश के साइंटिस्ट हैं, उनको तो आप जानते नहीं हो, उनके तो आपके अचीवमेंट्स के बारे में आपको एबीसीडी नहीं पता। आप यहाँ के बकवास कर रहे हो कि हमारे जो ऋषि थे ये थे जिन्होंने कास्टिज्म ला के पूरा समाज का बेड़ा गर्क कर दिया पूरा। और बोलते हैं सती प्रथा के बारे में, बोलते हैं कि हमने बंद की थी, इन्होंने बंद की थी, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंद करवाई थी। ये आके अब उसको भी, ये तो खिलाफ थे उसके कि यार ये तो हमारा ट्रेडिशनल, ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हम क्यों बंद करवाएं, ये तो हमारी तो शान है, हमारा तो ये धार्मिक मतलब ट्रेडिशन चला आ रहा है, ये तो एकदम हमारे धर्म के खिलाफ है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा सर आपने, वाइसरॉय था जो इंडिया का, उसने बंद करवाई थी, सुना तो हुआ, एबॉलिश करवाई थी, है ना। चलें ठीक है, आप कोई और बात करेंगे, कोई और? हाँ सर, चले विशाल, थैंक यू। बस इसमें मैं विशाल भाई के सामने मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ, इजाजत दें गालिब भाई, अगर क्विक मैंने पॉइंट्स नोट किए। देखिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच विशाल भाई, आपकी 100% बात इसलिए ठीक है ना, मेरे को रिश्तेदार हैं लेकिन आपकी बातें सारी रैशनल है, तो आई एग्री विद यू, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि ऐसी चीजें हम लाया करें हिंदुइज्म की, उसके लिए हमारे कुछ आप जैसे दोस्तों ने मुझे भगवत गीता वगैरह दी है पढ़ने को, वो भी कुरान के साथ साथ हम शुरू करेंगे, उसकी हम वर्सेस देखेंगे आखिर उनमें ऐसा क्या कमाल है बहुत जल्द। इस पे हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुरान के बाद ये आएगा। दूसरी बात कि अगर आप जर्मन लोगों से, मैं कुछ मिला हूं, मेरे दोस्त थे जर्मनी के, वो जब वो अपने हिटलर वाली जो वॉर हुई है ना उस पर रिग्रेट करते थे और कितनी तरक्की कर गए। तो जो कौमें अपनी माजी की गलतियों को डिस्कस करती हैं तो वो ज्यादा तरक्की करती हैं। अगर वो कौमें जो माजी की सिर्फ उस पे नार्सिज्म या ग्लोरीफाई करती हैं, वो चाहे इस्लाम ले लो चाहे वो सनातनी ले लो, वो कभी तरक्की नहीं करती। तीसरी बात ये कि ये जो संजय दीक्षित साहब हैं, इनका मैं आपको एक फनी चीज बताऊं, वो मैं वीडियो शेयर नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसी बोंगी मारी थी ना कि बॉल जो है ग्राउंड से नहीं शहर से बाहर फेंकी। वो आलिया शाइक हमारी जियो की जर्नलिस्ट है, उनके शो में उन्होंने कहा कि जो मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, मल्टी यूनिवर्स, वो सनातनी कॉस्मोलॉजी से निकला है। उन्होंने वो कहते हैं, और फिर वो खतमुंजा थी, वो इस बात को सेकंड कर रही थी कि अब तो जी साइंस भी मल्टीवर्स को मानती है। ओए साइंस मल्टीवर्स को भी मानती नहीं है, हाइपोथेसिस कर रही है। ठीक है भाई, हाइपोथेसिस अभी तक मानी नहीं है। तो अगर साबित भी हो गया तो वो आपका मल्टीवर्स थोड़ी होगा, वो तो साइंटिफिक मल्टीवर्स होगा। मैं उससे आगे चलता हूँ, मैं बताता हूँ ना डिटेल में, पूरा इंटरव्यू देखा संजय दीक्षित जी का। संजय दीक्षित जी आई नो वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मेरे ख्याल में इंडिया के टॉप 5 लीडिंग स्कॉलर्स में से संजय दीक्षित जी, मैं रियली उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सारे स्कॉलर्स हैं जितने भी सनातनी दोस्त हैं, सब बड़े बड़े स्कॉलर हैं। तो संजय दीक्षित जी ने ये एक ना शायरी वाली, जो हम कुरान वाले नहीं करते, एक वर्ष पढ़ी सनातनी से, और उससे उन्होंने कहा कि जो लिविंग थिंग्स है ना वो रिफ्लेक्शन है कॉस्मोलॉजी का। उन्होंने सिर्फ इस वर्ष से ना यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को वाजे किया। आप चेक करें जरा। और आलिया शाह पे भी मुझे अफसोस हुआ। अच्छा आगे चलते हैं, 2-3 और पॉइंट्स। नीरज आत्री जी हर हफ्ते शो करते हैं मोहम्मद पर। यार इससे आपका मुल्क ठीक नहीं हो सकता। आप अपनी क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करते अपने मजहब पर? नहीं करते कभी। दिन रात पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करते हैं, मजहब की ऐसी की तैसी करते हैं। मैं कहता हूं जो लोग भी मजहब को क्रिटिसाइज नहीं करते अपने, वो दे आर द एनिमी फॉर ह्यूमन काइंड, क्योंकि इन्हीं मजहब की वजह से गुर्बत बढ़ती है, इन्हीं मजहब की वजह से शादियां नहीं होती हैं। तो मैं नीरज आत्री शायद उनको मैसेज आए कि आप इंसानियत को फायदा नहीं कर रहे, आप इस्लाम को जो डिबंक करते हो, क्या आप अपने मजहब को डिबंक करते हो? अच्छी तरह हमें पता, आप बिल्कुल भी नहीं करते। आगे चलते हैं, सिविलाइजेशन को लेके चलते हैं। देखें अब मसला ये कि जब हम हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते हैं ना, रिलीजन को, ये समझते हैं हम एंटी हिंदू हैं या एंटी इंडियन है। ये इनकी फैलेसी खेलते हैं हम ना, बिल्कुल। ये क्या करते हैं, अच्छा सिविलाइजेशन पे आप बात कर लेते हैं। भाई सिविलाइजेशन को ये हिंदुइज्म के अंदर घुसेड़ देते हैं। ये इतना खतरनाक फैलेसी खेल रहे होते हैं कि कहते हैं कि अगर हम हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो हम सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बोथ हिंदुइज्म पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन है। और एक बड़ी फनी बात आपको ऐड करता हूं, I don't agree with that. सर रिलीजन कभी सिविलाइजेशन और कल्चर नहीं हो सकता। रिलीजन प्रैक्टिस कभी नहीं हो सकती है सिविलाइजेशन और कल्चर। अरब से इस्लाम है, इस्लाम से अरब नहीं है।
ठीक है सर, वैसे ही। और ये है ना, अगर मैं अपना नाम, मेरा नाम विशाल है, अगर मैं अपना नाम आसिफ रख लेता हूँ या अजीम रख लेता हूँ, तो सर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम हो गया। अरे वो मतलब अरबिक वर्ड है यार, अगर मतलब तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं मतलब मुसलमान हो गया, ये हो गया। या अगर मैं कोई इंग्लिश नाम रख लेता हूँ। आई टोटली अग्री विद यू। ये लोग क्या खेलते हैं, इनका ना गेम हमें 2 साल में समझ में आ गया, और थैंक यू के सनातनियों की वजह से हमें समझ में आया कि ये क्या करते हैं कि जो सिविलाइजेशन है ना, उसमें ये अपना भगवत गीता वेद घुसेड़ देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, और उसके जरिए अपना जो मजहब की डॉगमा है उसको बेचते हैं। मेरा लास्ट मैसेज है कि भाई हर मजहब को क्रिटिसाइज करना चाहिए, अगर आप नहीं कर रहे तो इंसानियत को फायदा नहीं दे रहे। थैंक यू। बिल्कुल सर, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और सर मैं भगवत गीता को आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए भगवत गीता एक फिलॉसफी है सर, एंशिएंट है, जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वैलिड नहीं हो सकती है। ये लोग उसी को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं कि यार इसके हिसाब से चलो, नहीं हो सकता है सर, इट्स इम्पॉसिबल। यार आज से 5000 साल का आदमी की इंटेलिजेंस कैसी होगी यार? ये जो बोलते हैं ऋषि ऋषि ऋषि, भी अंडरस्टैंड पुराने जमाने के लोगों की इंटेलिजेंस कैसी होगी? कुछ नहीं सर, ये मतलब पता नहीं किस मतलब उसमें प्राउड में जीते हैं। मेरे को तो बिल्कुल इस चीज में प्राउड नहीं होता। मुझे अब शर्म आने लगी कि जो इन लोगों की हरकतें होती हैं वो सब बाहर जाती हैं। बाहर के जो मेरे खुद ही सर रिलेटिव्स कनाडा में रहते हैं सर, क्या कहते हैं वो, मतलब उनको सब गोरों के सामने सब झुका के चलना पड़ता है कि जब वो ऐसी पिक्चरें जाती हैं। काउ डंग बाथिंग शुरू हुई है यहाँ पे कोविड से बचने के लिए। वो लोग हंसते हैं कि देखो यार तुम्हारे देश में क्या तमाशा चल रहा है। उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता है। तो मुझे भी अब गलत शेमफुल लगता है। गौमूत्र से ये लोग कैंसर के कभी ठीक करने लगते हैं। मतलब हद होती है यार किसी चीज की। ये सब चीजें देखते हैं तो सर हमें भी फिर शर्म आती है कि यार ये मुझे लगता है कि ये देश अभी पिछले दिनों आपको पता है, पिछले दिनों अमेरिकन पोस्ट ने ऐलान किया है, ये कोरियर के जरिए काऊ डंग भेज रहे थे अमेरिका। हाँ। तो फेडेक्स वालों ने और डीएचएल वालों ने और अमेरिकन पोस्ट ने कहा भाई ये काम ना करो, तुम ये काऊ डंग भेज रहे हो, ये हमारे लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि वो कभी कहीं से लीक हो जाता है, कभी कहीं से। आई थिंक किसी एयरपोर्ट पे भी पकड़ा गया था, किसी के बैगेज में भी वो गाय का गोबर के वो पैकेट्स बना के वो लेके आ रहा था इंडिया से। हाँ, और एक और भी तो किस्सा हुआ था अमेरिका में सर। जी सर, एक बात और बता दूं कि एक और अमेरिका किस्सा, एक किस्सा और हुआ था अमेरिका में। ये जितने हाई कास्ट, मैं खुद अपर कास्ट से आता हूँ सर मैं, लेकिन गलत बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, मैं पहली बात तो मैं मानता ही नहीं अपर कास्ट, मैं ह्यूमैनिटी को मानता हूँ। ये वहां पे कुछ दलित वहां पे लोग थे अमेरिका में, पूरी न्यूज में भूल गया, वहां पे भी मतलब वहां पे इनका शोषण मतलब किया गया था। जो मतलब जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, अपर कास्ट हिंदुओं ने मंदिर बनाने के कंस्ट्रक्शन में, न्यूज सुनी होगी आपने शायद सर। हाँ, सुनी और है, उनपे फिर बाकायदा केसेस हुआ 2-3 साल पहले की मतलब ये जहां जाएंगे ये अपना कास्टिज्म वाला गंध लेके जाएंगे। हाँ, ये मतलब ये कौन सा यार ये माइंडसेट है, कौन सा ये मतलब किस दुनिया में लोग जी रहे हैं। ये तो डार्क एजेस में ढकेल देंगे कि अगर सर ये मतलब इनकी आइडियोलॉजी अगर आने वाले 10-20 साल और टिक गई इस इंडिया में, कुछ नहीं मतलब बचेगा। बस इतना ही मुझे कहना था सर। और जाते जाते बस फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, और कि आप बस इसी तरह अपना काम कंटिन्यू रखें। और मैं आगे भी आके उनकी पोल खोलता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, क्योंकि जितने भी ये लोग आएंगे कट्टर लोग, ये लोग आपको अच्छी चीजें तो बता देंगे, वो भी सिर्फ एक इनका दिखावा है। लेकिन जो असली जो गंद भरी पड़ी वो मैं ही बताऊंगा, या अमित तिवारी जैसे लोग बताएंगे। हम ही लोग बता सकते, क्योंकि हम इन्हीं के माशरे में पले बढ़े हैं। हमें पता है ना किस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखते हैं, ये इनकी सोच क्या, इनकी मेंटेलिटी क्या है। एक चीज और बताऊं आपको सर, मंदिरों को आइसोलेशन बना दिया गया था। ये अब इन लोगों ने ट्विटर पे किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर ने ट्वीट किया था कि जब मतलब भयंकर मतलब स्पीड से लोग डेथ मतलब हो रही थी इंडिया में, तो एक अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर था, उसका बड़ा वायरल हुआ था सर। उसमें उसने क्या ट्वीट किया था कि हम हॉस्पिटल्स के लिए लड़े कब थे, हम तो मंदिर मस्जिद के लिए लड़े थे। उसके बाद जब मतलब उस पर जो रिएक्शंस, उसके फेवर में जितने रिएक्शंस आए थे तो ये लोग घबरा गए थे। तो इन लोगों ने एक कोई मंदिर है गुजरात में, मुंबई में, मुझे मालूम नहीं, वहां पे उसको आइसोलेशन वार्ड बना दिया। फिर ये लोग दम ठोकने लगे कि देखो हमने मंदिर में कर दिया, हमने मंदिर में कर दिया। तो क्या हम लोग समझते नहीं है क्या? हम लोग बेवकूफ हैं? हम लोग को समझ में नहीं आता, ये लोग ये सोचते हैं।
ये हिंदू मुस्लिम मतलब दोनों, अभी एक 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 लास्ट चीज और बता तो फिर मैं आउट, मतलब मैं आउट हो रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले हैं यूपी के। अभी से जो काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में जो टेम्पल है, वो अभी से उस पे सर मतलब क्या कहते हैं, सब जहर उगलना सब शुरू हो गया है, मतलब मंदिर मस्जिद को लेकर के। अभी से उसमें सर मतलब शुरू हो गया है, उसमें नौटंकियां शुरू हो गई हैं विश्व टेम्पल और मस्जिद को लेकर के। अब जो सनातनी है, सनातनी वो तो मानेंगे नहीं। और मोमिन क्या, उनका तो खैर कहना ही क्या, उनका तो खैर जग जाहिर है। ये मतलब होता क्या है सर, इनके राइट्स में 93 के जैसे राइट्स हुए थे, मरते कटते ये लोग हैं सर। आम आदमी सर इसमें फंसता है, जो इनके मंदिर मस्जिद में थूकना भी पसंद नहीं करता है, इनकी तो जाना भी पसंद नहीं करता है, उसकी जान पे आती है, वो मुझे बहुत अफसोस लगता है फिर। अबे तुम मर जाओ साले, दोनों लोग मर के आपस में कट मर जाओ यार, हम लोगों को बख्श दो यार, अपने मंदिर मस्जिद के झगड़े में हम लोगों को यार मैं इन्वॉल्व मत बस करो। आपसे यही कहूंगा ये कि ये है कि आप जैसे लोगों को स्ट्रांग होना है, आगे बढ़ना है, काम करना जी है, और इनके जी रास्ते जी में सर। खड़े होना है। अगर नहीं खड़े होंगे तो नुकसान होगा, और इंडिया का नुकसान होगा। जी ठीक है, सर, इंडिया का नुकसान होगा, वो इंडियन हो ही रहा कास्ट है का। सर, हो ही रहा हाँ। है, हो ही रहा है सर। इनकी मेरे को काट सर करनी एमएससी पड़ेगी। अपनी करनी में, मेरे को खुद अपनी एमएससी, अमित तिवारी भाई आगे जैसे, हाँ 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 जी, हाँ मेरे जी, को आप सर खुद कंटिन्यू अपनी करें। एमएससी करनी। हाँ सर, मेरे को अपनी एमएससी करनी है, मेरे को खुद कनाडा शायद पेंडेमिक के बाद मेरे को खुद निकलना पड़े अपनी एमएससी हाँ करने के लिए। ठीक है। मैं बस यहीं यहीं के लोगों को सोचता हूँ सर, कि जिस तरीके से जो मतलब गंदी घटिया पॉलिटिक्स चल रही है, अमित तिवारी भाई खुद जानते हैं इस चीज को। वो मुझे नहीं लगता है कि सर ये देश कभी प्रोग्रेस कर पाएगा। ये बहुत पीछे लेके जा रहे हैं, ये नेशनलिज्म का जो भूत सवार हुआ है 21st सेंचुरी में लोगों के, ये इनको खा जाएगा, ले डूबेगा। इनको मालूम नहीं है कि नेशनलिज्म ने कितने लोगों की जानें ली। ये मतलब जो सोचते हैं कि भाई हम सबसे अच्छे हैं, हमारी रेस सबसे अच्छी है, हमारा कल्चर हमारा सिविलाइजेशन सबसे अच्छा है, बाकी सब खराब है, सबको मतलब गालियां दो, ये करो। ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, एक कंसर्न करने वाली चीज है। और जो अब जो रैशनल लोग हैं मेरे जैसे लोग, वो उनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होती है सर, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप अमित तिवारी भाई इनसे पूछ लीजिएगा, कोई उनकी वैल्यू नहीं होती, उनको कोई सुनता तक नहीं है। एवोल्यूशन के बारे में बताने लगे तो पूछेंगे कि अरे भाई आज बंदर, मतलब बंदर से इंसान आज क्यों नहीं बन रहे हैं फिर। मतलब इनको मालूम भी नहीं है यार, मतलब पढ़ते लिखते तो है नहीं है, कहाँ से इनको पता चलेगा यार कि चले, देखो अमित यार। भी आ गए, अमित ने भी जो कुछ बातें करनी है इस बात पे जो आप कर रहे हैं। अमित भाई इनके जो वीडियोस थे, ये भी सर अच्छा काम कर रहे हैं, इनके वीडियोस मैंने देखे थे, लाजवाब वीडियोस थे दोनों। हम्म। और ये आगे भी बनाते रहें। ऐसे लोगों की जरूरत है सर, तभी कुछ हो पाएगा, वरना बहुत सर इंडिया अभी बहुत पीछे है सर प्रोग्रेस से। बहुत पीछे है, बहुत पीछे, इतना पीछे है कि आप सोच नहीं सकते। ये इंडिया पाकिस्तान, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं दिखता है सर, मैं आपको कहने में सर खराब लगता है, लेकिन सच बता रहा हूँ। एक तरफ 20 करोड़ चले। जाहिल है, दूसरी तरफ 130 करोड़ जाहिल है। उनमें से अच्छा कुछ लोग को अमित। अगर छोड़ दें 5-10%। जी अमित सर, ने आप भी कुछ बोलिए इस अमित बात भाई। पे कहना है, अमित क्या कहेंगे? सर हाँ सॉरी मैं ड्रॉप हो गया था। मैं ये बोलना चाह रहा था, ये बीच में ना ये जो विशाल भाई है, इन्होंने एक ये बाकी की जो हम लोग की किताब है गीता, हिंदुओं की जो किताब है गीता, अगर आप उसको पढ़ेंगे ना सर, तो वो एक्चुअल में वो किताब में जो कृष्ण है वो अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तेरे को युद्ध लड़ना चाहिए, तेरे को ये जो वॉर है ये लड़ाई करना चाहिए। अर्जुन जो है ना सर, वो शुरू से बोल रहा है कि ये बहुत बड़ा वॉयलेंस हो जाएगा मेरे से। अब कृष्ण उसको ये बोल रहे हैं कि यार ये वॉयलेंस वॉयलेंस कुछ नहीं होता है, ठीक है। और उसके लिए कृष्ण क्या लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोचिए थोड़ा सा ना इसको, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्ण उसको ये बोल रहे हैं कि यार एक आत्मा जैसी चीज होती है, स्पिरिट, ठीक है। तो अगर तू ये सामने वाले को मार भी देगा, अर्जुन ये बोल रहा है कि ये जो सामने में लोग खड़े हैं, ठीक है, ये मेरे ब्लड रिलेटिव है, तो मैं इनको कैसे मारूं, मैं इनके साथ में खेला बड़ा हुआ हूं, तो मैं इनको कैसे मारूं। तो कृष्ण उसको ये लॉजिक दे रहे हैं कि ये तो सिर्फ शरीर है, ये तो सिर्फ बॉडी है यार, तो तू इनकी सिर्फ बॉडी को मारेगा, तू इनकी आत्मा को, जो इनकी आत्मा है वो कभी नहीं मरेगी। उसके लिए कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ना, आत्मा वगैरह कुछ भी।
यानी आपको जिस किताब के बारे में ये लोग बताते हैं कि ये किताब जो है वो लाइफ ऑल्टरिंग बुक है, भगवत गीता के बारे में ये कहा जाता है वो कत्ल को जस्टिफाई कर रही है, फसाद को इस बेसिस पे कि आत्मा होती है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। बेसिकली अच्छा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, दूसरी बात, आप पूरी भगवत गीता को उठा के शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ लीजिए। वो अर्जुन जो है ना सर, वो आखिरी तक कन्विंस नहीं हो रहा है। तो आखिरी में जाके उसमें एक ये संदर्भ आता है कि कृष्ण जो है उसको अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। चैप्टर 11 है, मतलब विश्व रूप दर्शन योग। हाँ चैप्टर अच्छा 11 है वो। जी अच्छा, इसके बाद जब गीता का उपदेश हो जाता है, जब ये जो पूरा डिस्कोर्स है ये खत्म हो जाता है, महाभारत का युद्ध चालू होता है। तो पूरे महाभारत युद्ध के समय भी सर वो जो वॉर है उसमें भी कई ऐसे इंस्टेंस आते हैं कि अर्जुन के फिर हाथ कांपने लगते हैं। जैसे एक उसमें एक कैरेक्टर है भीष्म पितामह का। ये भीष्म पितामह जो है, ये अर्जुन उनसे बहुत प्यार करता था। वो मतलब एकदम ऐसा समझ लीजिए कि बचपन से ही उनको बहुत प्यार किया था उन्होंने। तो जब वो सामने आता है भीष्म, है ना, तो फिर अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। तो फिर कृष्ण को जब ये दिखता है कि यार ये तो आदमी जो है मेरे इतने समझाने के बाद भी युद्ध नहीं कर पा रहा है, तो एक इंस्टेंस ऐसा भी आता है कि कृष्ण खुद वो जो रथ होता है ना उसका चक्का लेके भीष्म को मारने दौड़ते हैं, जबकि कृष्ण ने ये कसम खाई थी कि मैं ये जो पूरा बैटल है इसमें कोई भी वेपन नहीं उठाऊंगा। लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जब वो अर्जुन को ये बोलते रहते हैं कि यार ये तो तेरी पूरी आर्मी को खत्म कर देगा भीष्म पितामह, और तू अभी भी इससे ठीक से नहीं लड़ रहा है। तो यानी उस समय भी आप सोचो जब कृष्ण सामने मौजूद है और वो पूरा गीता का डिस्कोर्स हो गया, उसके बावजूद अर्जुन नहीं कन्विंस हो रहा है, और ये उस बुक को लाइफ ऑल्टरिंग बुक बोलते हैं। बताओ। अरे सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरी की ये हाई फिक्शन है वैसे तो। नहीं सर, मैं माइथोलॉजी है। नहीं, वो ठीक है सर, वो है, ये पूरा फिक्शन है, लेकिन मगर लोग तो इससे मतलब लेते हैं ना, लोग तो इससे मतलब लेते हैं ना। मैं हमेशा क्या करता हूँ सर कि मैं जब इनसे कभी बात करता हूँ ना तो इनके ही लेवल पे आके मैं इन्हीं की चीजों को लेके फिर इनसे काउंटर करता हूँ, क्योंकि फिर उसमें क्या है, ये आंसरलेस हो जाते हैं। हाँ भैया अपना ध्यान रखा करिए, ये लोग का कोई भरोसा नहीं है। ये आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ वो ठीक है सर, तो जाना तो मतलब सभी को ऊपर। नहीं कोई नहीं मारेगा जी आपको, लग रहा है ये सर मुझे तो लग रहा है कहीं ये ब्लास्फेमी का कहीं तगड़ा लॉ ना योग लगा दें, मुझे तो ये लग रहा है। तो हम लोग तो बोल भी नहीं सकेंगे। कोई आ गया ब्लास्फेमी का तो फिर इंडिया को पक्का वाला रिवर्स गियर लग गया। ठीक है सर, वैसे मैं एक बात आपको बताऊं, मैं ये जो बातें हैं ना, ये मैं अपनी फैमिली के बीच में भी बोलता हूँ ना, जैसे तो मतलब एक चीज है हिंदुओं में कि वो इसको टॉलरेट कर जाते हैं सर, लेकिन अभी थोड़ा सा ये एक पॉजिटिव बात है कि टॉलरेंस करते हैं लोग। हाँ, लेकिन अभी ये जो नई गवर्नमेंट जो आई है ना सर, एक्चुअल में वो उसने ना माहौल को खराब किया है दरअसल। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है सर, बहुत ज्यादा। ये लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे लौटना बहुत मुश्किल है सर। बहुत ज्यादा इन्होंने डिस्टर्ब किया माहौल को। मुझे तो आने वाली जनरेशंस की चिंता हो रही है कि उनके हाथ में हाथ का कटोरा, माथे पे तिलक और कटोरा होगा, कोई कुछ नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, धड़ल्ले से किया जा रहा है। और मतलब जो लॉजिकल, जो बुद्धिजीवी जिनको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं इसके ऊपर। ऐसा लगता है अपोजिशन खत्म कर दिया इन्होंने पूरे सर। कोई भी आज लीडर नहीं है जो मतलब खड़ा हो सके इनके खिलाफ। यही फैशिज्म यही तो होता है, अपोजिशन को खत्म कर दो पूरा और एक डिक्टेटरशिप चलाओ, टोटलिटेरियन वन पार्टी की। वो यही इन लोगों का प्लान है सर। और ये लोग जो ख्वाब देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू राष्ट्र तो खैर बनेगा नहीं सर। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले पता नहीं कितने सिविल वॉर हो जाएंगे।
कितने, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया है हमारे एंसेस्टर्स ने मतलब आजादी के लिए। अब ये दोबारा फिर से उसको हिंदू मतलब सुप्रीमेसी में झोंक देंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेगा कोई, एटलीस्ट हम लोग जैसे, तो हम जैसे लोग तो नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जो पॉलिसीज आएंगी वो लेडीज के खिलाफ होंगी, वो फ्री थिंकिंग के खिलाफ होंगी, रैशनैलिटी के खिलाफ होंगी, और जो लॉजिक जो साइंस है उसके खिलाफ होंगी। हम लोग को मालूम है ना सर, जो आज जो लड़के जो बकवास करते हैं आके, जो अपने पप्पा जी की कमाई पे क्या कहते हैं जीते हैं, पप्पा जी की कमाई के से वो मोबाइल रिचार्ज करा के बकवास करते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जो हिंदुत्व 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 करते रहते हैं, एक पैसा कमाने की इनकी हैसियत नहीं है ना, और ये आके हमको ज्ञान देते हैं। तो सर हालांकि ऐसे वही लोग ना बताया मेरे ना ख्याल से कम ही है, मेरे शायद 20-30% ही होंगे इंडिया में ये। मगर 20-30% काफी बड़ा नंबर है ना। आपको पता है कि हिटलर के साथ सिर्फ 5% लोग थे। ठीक है सर। हाँ, जी जी बहुत मुश्किल है। चलें, आप कोई और बात करेंगे, फिर थोड़ा सर। आगे चलते हैं। ठीक है, 4:30 घंटे हो गए हैं, इसको फिर हमें एंड भी करना है थोड़ी देर को। ठीक है अमित, थैंक यू, विशाल थैंक यू, फिर करेंगे बात। ठीक है जी, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू, अच्छा जी बाय। विशाल, अच्छा।